एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रायः है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ फ्रेश कंक्रीट के बारे में कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर चुके थे। जैसे आप स्लम कोन टेस्ट, वीवी टेस्ट, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्लो टेबल टेस्ट। तो फ्लो टेबल टेस्ट प्रायः आरसीसी कंक्रीट के लिए होने वाला टेस्ट होता है और आप इसके नीचे देख रहे होंगे सीरियल नंबर एफ में स्लम फ्लो टेस्ट जो हाई फ्लूडी कंक्रीट यानी एससीसी कंक्रीट के लिए होता है। तो जब कभी आपसे कोई पूछे कि फ्लो टेबल टेस्ट कैसे कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है टेस्ट, तो आप बोल सकते हैं कि ये आरसीसी कंक्रीट के लिए आरसीसी कंक्रीट की आप फ्रेश आरसीसी कंक्रीट का आप वर्कबिलिटी या कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए फ्लो टेबल टेस्ट का प्रयोग करते हैं। फ्लो टेबल टेस्ट प्रायः क्या होता है, फ्रेश कंक्रीट का वर्कबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक कंक्रीट को हम फ्लैट प्लेट में इसको स्प्रेड करते हैं और जॉल्टिंग के माध्यम यानी उस कंक्रीट में हम जर्क दे के रोक के वाइब्रेट करते हैं या जर्क देते हैं, जिससे कंक्रीट फ्लैट प्लेट में प्रसारित होता है या फैलता है। और जब पूर्ण रूप से ये हो जाता है, फैल जाता है ये, तो उसके बाद उसका हम डाया मेजर करते हैं और उस डाया को मेजर करने के बाद उस डाया के अकॉर्डिंग ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये किस टाइप का कंक्रीट है, वर्केबल है या नहीं है तो किस कंडीशन पे है। फ्लो टेबल टेस्ट में ऑपरेटर जो होता है इसमें होता है एक तो फ्लो टेबल होती है। फ्लो टेबल का डायमेंशन जो होता है जिसकी लेंथ 700 mm प्लस माइनस 2 mm, विड्थ जो होती है 700 mm प्लस माइनस 2 mm। ये कह सकते हो कि ये स्क्वायर बना होता है। फ्लो टेबल जिस मेटल से बना होता है उसकी जो टॉप की जो प्लेट होती है वो प्राय उसकी थिकनेस मिनिमम 2 mm होनी चाहिए और ऐसा मेटल होना चाहिए जिससे सीमेंट स्लरी वगैरह से या सीमेंट पेस्ट वगैरह से वो रस्टेड ना हो, ऐसा मेटल यूज होना चाहिए। और जो आप देख रहे होंगे फिगर में, आप देख रहे होंगे कि जो सिल्वर कलर का आपको जो एरिया दिख रहा है फ्लो टेबल में, ये आपका मूविंग प्लेट कहलाता है, जिसका वेट या मूविंग प्लेट कह सकती हो या मूविंग पार्ट कह सकते हो फ्लो टेबल का, जिसका वेट आईएस कोड के हिसाब से 16 kg प्लस माइनस आधा kg या 500 ग्राम इसके टॉलरेंस में ही होना चाहिए। और फ्लो टेबल के सेंटर में क्रॉस दो लाइनें होती हैं, जिसका बीच जो जहाँ भी वो क्रॉस करती हैं वो उसका सेंटर होता है। उस सेंटर से उसमें एक 210 प्लस माइनस 1 mm का डायमीटर का एक सर्कल बना होता है या मार्किंग किया होता है उसमें। ये आपका फ्लो टेबल प्राय होता है। इसमें एक ब्लैक कलर का हैंडल लगा होता है जो इसको मूव करने के लिए या जॉल्टिंग करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, इसको ड्रॉपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर आप और देख रहे होंगे कि इसमें एक एल शेप का एक हुक लगा होता है ऊपर, एल शेप का, क्योंकि जब ये हैंडल से ब्लैक कलर का जो हैंडल है इससे उठाते हैं आप मूविंग पार्ट को ऊपर उठाते हैं तो ये एल शेप में जाके टच हो जाता है। तो ये जो हाइट होती है ये आपका आईएस कोड के हिसाब से इसका एक स्टैंडर्ड होता है। ये इसी हाइट तक इसको ऊपर अप किया जाता है, फ्री हैंड आप इसको छोड़ देते हैं, जिससे जॉल्टिंग होता है कंक्रीट में ऑटोमेटिक फैलाव या प्रसार होता है या स्प्रेड होता है कंक्रीट। मेन इसका यही पर्पस होता है। इसके बाद आता है आपका मोल्ड। तो मोल्ड भी इसमें स्लम कोन कहो या स्लम कोन में जो यूज होने वाला कोन होता है या मोल्ड कहो, इसके डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी स्ट्रक्चर एक ही जैसे होता है, इनका शेप एक ही जैसे होता है। तो ये एक कोनिकल शेप में होता है जिसके बॉटम का जो डायामीटर होता है 200 mm प्लस माइनस 2 mm और जो टॉप का डाया होता है इंटरनल डाया 130 प्लस माइनस 2 mm होती है। और इस मोल्ड की जो हाइट होती है 200 mm होती है प्लस माइनस 2 mm हाइट इसकी होती है। ये प्रायः जो हम स्लम कोन टेस्ट करते हैं उसमें जो मोल्ड या कोन यूज होता है सेम उसी के जैसे दिखता है, बस इसके डायमेंशन में थोड़ा सा अंतर होता है।
फिर इसमें टेम्पिंग करने के लिए जो जैसे आप स्लम कोन में आपको टेम्पिंग रॉड यूज होती थी, उसी टाइप से इसमें टेम्पिंग करने के लिए एक टेम्पिंग बार यूज होता है। जो टेम्पिंग बार होता है, आप यहाँ भी फिगर में भी देखेंगे, ये टेम्पिंग बार जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, एक वुडन टेम्पिंग बार दिख रहा होगा आपको फिगर में। तो टेम्पिंग बार क्या होता है? टेम्पिंग बार का एक सेक्शन आप यहाँ भी नीचे भी आप देखेंगे तो सेक्शन में आप देखेंगे 40 mm +- 1 mm स्क्वायर का एक सेक्शन होता है, और इसकी जो लेंथ होती है टेम्पिंग बार की वो 200 mm होती है। और इसके बाद ये लेंथ के बाद एक आपका इसमें क्या है, सर्कुलर सेक्शन होता है जो 120 mm से 150 mm का होता है, जो हैंडल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या कह सकते हैं इसमें जो एक सर्कुलर सेक्शन का हैंडल लगा होता है वो 120 mm से 150 mm लेंथ का होता है। इसके बाद आता है, आप इसमें एक और चीज यूज होती है, रूल या मेजरिंग टेप जो कह सकती है। प्राय इसमें रूलर यूज होता है, मेजरिंग टेप प्राय यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रूलर होता है, इसके आपका जो मिनिमम लेंथ होती है 700 mm का होना चाहिए। और इसमें हैविंग द लिस्ट काउंट जो होता है इसके रूलर का वो 5 mm होता है। ये कह सकते हो इसकी लिस्ट काउंट 5 mm, या कह सकते हो इसके सब डिवीजन जो होता है 5 mm होता है। इसके अलावा एक और ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है, या इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे स्टॉप वॉच या टाइमर कहते हैं। तो टाइमर ऐसा आपको यूज करना है, या स्टॉप वॉच ऐसा यूज करना है जिसकी एक्यूरेसी 1 सेकेंड हो। अब आप इसका देखिए प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले आपकी जो फ्लो टेबल होती है उसका जो टॉप का सरफेस होता है उसको अच्छे से गीले कपड़े से नम करना है, पोंछना है। और जो आप मोल्ड या कोन यूज करते हैं उसको भी गीले कपड़े से नम करना है, पोंछना है अच्छे से। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो आपका वो होता है फ्लो टेबल होता है, उसके सेंटर में जैसे हम पहले बताए थे कि 2 लाइनें से क्रॉस बना होता है जिसका सेंटर पॉइंट निकाला होता है। उस सेंटर पॉइंट से 210 डाया पे ±1 mm के डाया का एक सर्कल बना होता है। उस सर्कल पे आपको इस मोल्ड या कोन को फिक्स करना है बीचों बीच। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, फिक्स करने के बाद सबसे पहले आपको कंक्रीट जिसका आपको फ्लो या वर्कबिलिटी जो चेक कर रहे हैं आप उसका, तो उस कंक्रीट को 2 लेयर में फुल फिल करना है इस मोल्ड को। लेकिन अब ये मोल्ड की हाइट आप जानते हैं कि 200 mm होती है, तो आपको सबसे पहले 100 mm मोल्ड तक भरना है कंक्रीट से। फिर आपका जो टेम्पिंग बार होता है उस टेम्पिंग बार से 10 बार आपको टेम्पिंग करना है। फिर उसके बाद अगला लेयर फिर से आपको फुल फिल करना है, और 10 बार फिर टेम्पिंग बार से टेम्प करके फुल फिल कर देना है। उसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या करना है, जब फुल फिल हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर जो एक्सेस कंक्रीट होता है मोल्ड की या कोन की, उसको आपको रिमूव कर देना है। या टेबल में भरते समय, आपको टेम्पिंग करते समय अगर कोई कंक्रीट या स्लरी आपकी बाहर आपकी टेबल में, फ्लो टेबल के जो टॉप सरफेस होता है उसमें अगर बिखर जाता है तो उसको भी अच्छे से कपड़े वगैरह से क्लीन कर देना है। और कोन के ऊपर का सरफेस एक्सेस जो कंक्रीट का हो उसको रिमूव करके प्लेन सरफेस कर देना है कोन की लेवल पे। फिर इसके बाद आपको इस कोन मोल्ड को आपको 30 सेकंड तक स्टेबल करके रखना है। उसके बाद ही आपको इस कोन मोल्ड को धीरे धीरे वर्टिकली ऊपर की ओर रिमूव करना है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत फास्ट ना बहुत स्लो आपको इसको मोल्ड को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए IS कोड कहता है कि आपको कोन या मोल्ड को रिमूव करने के लिए कम से कम 1 से 3 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। मिनिमम 1 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड, इसी के बीच में आपको मोल्ड को रिमूव करना है। मोल्ड जब रिमूव हो जाता है उसके बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है, जो आपका फ्लो टेबल होता है, जो ऊपर आपका फ्लो टेबल में आप देखे होंगे, सबसे पहले आपको मैं बताया था कि फ्लो टेबल में जो मूविंग पार्ट होता है जो सिल्वर कलर का आपको दिख रहा होगा, उसमें एक ब्लैक कलर की हैंडल लगी है। इसको आपको पकड़ना है और ऊपर उठाएंगे
तो जब ऊपर उठाते हैं तो इसमें देख रहे हैं एक एल नुमा एक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ कि ये टेबल उतनी ऊपर उससे ऊपर तक नहीं उठेगी। यह एक निश्चित डिस्टेंस होता है, आपका मेजरमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग जब किया जाता है तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। तो आपके ब्लैक कलर की जो हैंडल दिख रही है इसको पकड़ के आपको ऊपर उठाना है, और ये जब ऊपर उठाएंगे तो ये एल शेप में जो लॉक है उसमें जाके टच होगा। जब टच हो जाएगा तो आपको वहां से फ्री हैंड छोड़ देना है। तो जब आप फ्री हैंड छोड़ेंगे तो पुनः वो अपने स्थान में आ जाएगा। ऐसे ही आपको 15 बार करना है, यानी 15 ब्लोजिंग करना है। 15 बार इसको टैम्प कर, या आपको कह सकते हो कि 15 बार ये प्रोसीजर को आपको प्राय कंप्लीट करना है। और ये 15 बार करने में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे इसको 15 बार फॉल करते हैं आप, तो 15 बार फॉल करने के लिए आपको मिनिमम 15 सेकंड लगना चाहिए और मैक्सिमम 30 सेकंड, यानी कह सकते हो कि 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में ये 15 साइकिल आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और प्रत्येक साइकिल कंप्लीट होने के लिए आपको 1 से 3 सेकंड के बीच का ही टाइम लगना चाहिए। इस प्रकार आप जब ये आपका 15 साइकिल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका कंक्रीट जो होगा फ्लो टेबल के जो टॉप सरफेस होता है उसके ऊपर ये स्प्रेड हो जाता है। और उसके बाद आपको इसका डायामीटर चेक करना है। लेकिन डायामीटर जब आप डायरेक्शन आप पैरेलल जब चेक करेंगे इसका टू डायरेक्शन आप पैरेलल आप इसका डायामीटर चेक करेंगे और दोनों का एवरेज करेंगे। जो एवरेज वैल्यू होगी, लेकिन आपको एवरेज वैल्यू जो भी आएगी उसको आपको ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपका कह सकते हो कि वर्कबिलिटी की जो वैल्यू जैसे पैरामीटर से दिए हुए हैं नीचे, वो उसके अकॉर्डिंग आपका डायामीटर ही आपका वैल्यू वही डिसाइड करेगा। कंक्रीट आपका वर्केबल है, कैसा है, किस कंडीशन में है, फ्लोबल है या जो भी है, या स्टिफ है, ड्राई है, या कोहेसिव है, ये फ्लोएबल है, ये उसका डायामीटर ही डिसाइड करेगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब रिजल्ट आप में कैलकुलेशन करेंगे दो डायामीटर का एवरेज जब लेंगे, तो जो भी एवरेज आए, मान लो जैसे 510 आया और एक 516 आया, या 517 आया या 528 आया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का एवरेज करने के बाद मान लो आपका 514 ही आया, तो आप उसको 10 लिस्ट काउंट आप उसका 10 पे रखेंगे। या तो आपका वो 510 होगा या तो आपका वो 520 होगा। ये आपको रिपोर्ट में ऐसे मेंशन करना है। ये 514 वैल्यू नहीं होगी, वो या तो 510 होगी या तो 520 होगा। आप कह सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट यानी आपके 10 के इंटरवल पे ही आपको वैल्यू को शो करना है। और ये आपका जो फ्लो टेबल टेस्ट में जो वर्कबिलिटी या कंसिस्टेंसी जो चेक करते हैं, तो ये ऐसे कंक्रीट के लिए टेस्ट किया जाता है जिसका 300 से 600 mm के बीच ही डायामीटर जनरली रेंज आता है। उसी के लिए ऐसे ही कंक्रीट के लिए ये टेस्ट अलाउड है। अब आप बोलेंगे कि जो आपके डायामीटर जो वैल्यू आपको रिजल्ट मिले हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कंक्रीट किस कंडीशन पे है। तो उसके लिए आपका एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 12350 पार्ट 5 में मेंशन किया हुआ है। इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है फ्लो का। पहले को जैसे आपको F1 बोल दिया, अगर जिसका डायामीटर दो डायामीटर का एवरेज अगर 340 या उससे कम आता है, तो ऐसा कंक्रीट ये माना जाता है कि ये स्टिफ है या ड्राई है। दूसरा आपका अगर F2 के लिए अगर F2 क्लासिफिकेशन अगर F2 में देखेंगे तो उसके लिए डायामीटर दिया हुआ है 350 से लेके 410 mm के बीच आना चाहिए। अगर ऐसा इसके बीच में आता है तो वो F2 क्लास में आएगा और ऐसा कंक्रीट कोहेसिव कहलाएगा। इसी प्रकार F3 में क्या होगा, 420 से 480 mm के बीच अगर डायामीटर आता है तो ऐसा कंक्रीट वेरी कोहेसिव कहलाएगा और इसकी जो क्लास होगी F3 होगी। और इसी प्रकार अगर 490 से लेके 550 mm के बीच डायामीटर आता है, दो डायामीटर का एवरेज,
तो आपका ये फ्लोवल कंक्रीट होगा और इसे F4 से डिकोड करते हैं। इसी प्रकार 560 से 620 mm के बीच अगर डायमीटर आता है तो ये वेरी फ्लोइंग कंक्रीट होगा और इसे F5 से डिकोड करते हैं। इसी प्रकार अगर आपका 620 या उससे ज़्यादा आता है डायमीटर तो आपका ऐसा कंक्रीट एक्सट्रीमली फ्लोइंग होगा और इसे F6 से क्लासिफाई किया गया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि फ्लोवल कंक्रीट के लिए या कह सकते फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि ये आरसीसी कंक्रीट की आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है कि फ्लो टेबल टेस्ट कैसे कंक्रीट के लिए फ्लो टेबल टेस्ट किया जाता है, तो आप बेझिझक बोल दीजिएगा कि आरसीसी कंक्रीट जो होता है उसके लिए फ्लो टेबल टेस्ट होता है। अगर एसटीसी कंक्रीट है तो उसके लिए फ्लो टेबल टेस्ट अलाउड नहीं है। और फ्लो टेबल टेस्ट आप प्राय जानते हैं कि नॉमिनल साइज जो होगा आपका 40 mm से आपका अगर कंक्रीट है तो वो फ्लो टेबल टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।